हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिस्ट्री आपा पर। जैसा कि आपको पता है कि जेई का पहला सेशन जो है वो 24 जनवरी से स्टार्ट है, जिसमें तकरीबन 37 डेज हैं। ये मानकर चलिए एक महीना है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए पहले सेशन के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के सिलेबस को आप कैसे इफिशिएंटली एक महीने में कवर अप कर सकते हैं। क्या आप पढ़कर जाना चाहेंगे और क्या आपको छोड़कर जाना है, और कितना पढ़कर जाना है जिससे आप वहां पर क्वेश्चन कर सकें। और अलग अलग केमिस्ट्री के अलग अलग तरीका बताऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री का अलग तरीका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग तरीका और ऑर्गेनिक का अलग है। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को ऑर्गेनिक में हो रही है, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं कि क्या आप पढ़कर जाएं, आप कौन सी रिएक्शन जरूर पढ़कर जाएं जो आपको वहां पर 100% मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो रिएक्शन देख लेते हैं जिनको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जिनकी आपकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपका आता है, जिन भी रिएक्शन में आपकी कार्बोकैटायन बनती है, कार्बोकैटायन जिनमें भी बनेगा वो रिएक्शन आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन देगा तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने को बोलेगा, और मेजर प्रोडक्ट बनाने को बोलेगा तो आपको वहां शिफ्टिंग भी करानी पड़ेगी। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन का बहुत ध्यान रखना है। इनमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है? इनमें आपकी रिएक्शन आती है एल्कीन की रिएक्शन विद वाटर, जिसमें 3 केस होते हैं। मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जिसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, शिफ्टिंग नहीं होती। फिर आपका हाइड्रोबोरेशन, जिसमें आपका शिफ्टिंग नहीं होती। एसिड कैटेलाइज्ड है, उसमें शिफ्टिंग होती है, कार्बोकैटायन बनता है। तो सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ देख लेनी है, उसकी मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ लेनी है कि H कहां से आता है, OH कहां से आता है जो लगता है। फिर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन देख लेनी है, जो कि बेस की प्रेजेंस में होती है। तो बेस के साथ कब हेलो एल्केन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये देख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को डिटेल में पढ़ लेना है कि SN1 रिएक्शन हो तब क्या होता है, SN2 रिएक्शन हो तब क्या होता है। ये 2 रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका हमेशा कार्बोकैटायन बनाकर शिफ्टिंग करवाकर ही प्रोडक्ट बनवाएगा। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन होता है, वहां भी कार्बोकैटायन बनता है और वहां भी आपकी शिफ्टिंग का रोल आता है। और लास्ट में हेलो एल्केन की रिएक्शन बेस से आपको देखना पड़ेगा कि वहां एलिमिनेशन हो रही है कि सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन में भी कब सेडजफ रूल लगाना है, मेजर बनाना है, और कब आपका हाफ मान रूल लगाकर आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देख लेंगे। और कुछ नेमिंग रिएक्शन की भी आपको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो है वो मोल्स पूछ लेता है कि रिएक्टेंट के मोल्स कितने होंगे या इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ होगा। तो हेलो फॉर्म है, हाफ मान ब्रोमोमाइड है, कार्बेल अमीन है, एल्डोल एंड कैनिजारो है, और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। यहां पर देख लीजिए आपका हाफ मान ब्रोमाइड और कार्बेल अमीन में RnCO बनता है आपका इंटरमीडिएट। तो इनके इंटरमीडिएट पूछ लेता है, और इनके रिएजेंट में कितने मोल्स यूज हुए हैं Br2 के NaOH के, वो पूछ लेता है। तो ये रिएक्शंस को आपको डिटेल में पढ़ना है। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए ऑर्गेनिक में जीओसी में देखिए, जीओसी में आपको क्या पढ़ना है? जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है। उसमें आपको एसिडिक कैरेक्टर देख लेना है, किसका किसका आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर की क्या मतलब, सब्स्टिट्यूएंट के एसिडिक कैरेक्टर क्या क्या ऑर्डर होता है, किस तरह के ग्रुप लगने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एसिडिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर देख लेना है, बेसिक कैरेक्टर एनिलीन का कैसे इफेक्ट होता है, या किसी के भी जो आपको बेसिक कैरेक्टर दिया जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर कैसे इफेक्ट होता है। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर देख लेना। एरोमेटिसिटी पहचाननी आनी चाहिए आपको, हक्कल रूल पता होना चाहिए जीओसी के अंदर, हक्कल रूल जरूर पढ़ लेना है। और आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जो कार्बोकैटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, वो देख लेनी है। ड्यूमास और जेल्डॉल मेथड, जो आपका एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में है, उसमें आपको 2 मेथड पढ़ने हैं, तो ड्यूमास और जेल्डॉल मेथड जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर नाइट्रोजन का एस्टिमेट परसेंटेज में निकलवाएगा तो ड्यूमास और जेल्डॉल मेथड। और लेसग्ने टेस्ट, ये जीओसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैंने एक चीज और छोड़ दी है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म और एक आपकी क्रोमेटोग्राफी अगर आपको पढ़नी है, तो क्रोमेटोग्राफी में जो RF वैल्यू वगैरह आती है, तो RF वैल्यू वगैरह जरूर देख लेंगे। जो फैक्टर आता है आपका क्रोमेटोग्राफी वगैरह में, उसको जरूर देख लेंगे। तो मेन देख लीजिए क्या है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। बेसिक कैरेक्टर किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, हक्कल रूल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल करने हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखना है कि कार्बोकैटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल की क्या स्टेबिलिटी होती है। ड्यूमास एंड जेल्डॉल मेथड देख लेना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए जो यूज होता है, ड्यूमास और जेल्डॉल मेथड क्वेश्चन आता है उस पर। लेसग्ने टेस्ट देख लेना, लेसग्ने टेस्ट जो आपका NaCN और सल्फर के लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है, कार्बन के लिए होता है, तो उसको जरूर देख लेना है। और आइसोमेरिज्म में आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो सारी तरह की इंपॉर्टेंट है, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल जरूर कर लेने। और क्रोमेटोग्राफी जो आपका डिस्टिलेशन वाला पार्ट है, उसमें क्रोमेटोग्राफी का आरएफ फैक्टर से क्वेश्चन कई बार आया है, तो उसको देख लेंगे। और डिस्टिलेशन में एग्जाम्पल देख लेंगे कि कौन सा जो है, कौन से मिक्सचर किससे आपके डिस्टिल्ड किए जाते हैं, तो जीओसी में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नेमिंग रिएक्शन सारी ही देख लेनी है। नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक भी मैंने बताई हुई है, मैंने वीडियो भी अवेलेबल कराया हुआ है, तो नेमिंग रिएक्शन आपको सारी देख लेनी है। नेमिंग रिएक्शन सारी देख लेनी है, जिसमें एल्डोल है, कैनिजारो है, हेलोफॉर्म है, एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, आपका वोल्फ किश्नर, क्लीमेंशन, आपका फिर एचबीजेड, हुंसडिकर, श्वार्ट्ज फिटिंग, वुड फिटिंग, रीमर टीमन, कोलबे रिएक्शन, सैंडमेयर, गाटरमान, सारी नेमिंग रिएक्शन आपको देख लेनी है और सभी की ट्रिक जरूर देख लेनी है। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन देख लेनी है। ग्रिग्नार्ड एजेंट किसके साथ कौन सा रिएक्शन देता है, किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जरूर देख लेनी है कि किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है और किसके रिडक्शन से क्या बनता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट है रिडक्शन के, ऑक्सीडेशन के, कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो जरूर देख लेना है। अब इसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि मैकेनिज्म किस किस की पढ़नी है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो नेमिंग रिएक्शन जरूर देख लेनी है आपको सारी, ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन जरूर देख लेनी है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे NaBH4 है तो वो ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, बट एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है। तो इस तरह की रिएक्शंस आपको देख लेनी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। करते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़नी स्टार्ट नहीं की है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले ये 4 चैप्टर खत्म कर लेने हैं। ये 4 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिक में। सबसे पहले आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। ये चारों ही चैप्टर आपके बहुत ही इजी चैप्टर हैं और इनमें क्वेश्चन एज इट इज आता है। अगर आपका पेपर केमिस्ट्री का टिपिकल भी आएगा तो इनके क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आने हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बीओडी इंपॉर्टेंट है, बीओडी वैल्यूज देख लेनी है। स्मॉग में फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग में क्या क्या होता है वो देख लेना है। फिर आपकी टॉलरेबल लिमिट, जैसे वाटर में किस आयन की या किस मेटल की क्या टॉलरेबल लिमिट होती है या डिजीज क्या होती है वो देख लेनी है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका गैसेस देख लेनी है कि कौन सी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर और आपका स्ट्रेटोस्फीयर डिफरेंट काइंड ऑफ एटॉमिक स्फीयर की जो रेंज है वो देख लेनी है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको ऑल टाइप ऑफ ड्रग देख लेनी है, एग्जाम्पल देख लेना है और एक आध का स्ट्रक्चर भी देख लेना है और यहाँ पर डिटर्जेंट टाइप देख लेना है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको छोड़कर नहीं आने। पॉलीमर में आपको ऑल टाइप ऑफ मोनोमर देख लेना है और पॉलीमर किस टाइप के होते हैं, किस टाइप का पॉलीमर है कौन सा, और आपका इसमें फाइबर, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग किस टाइप का है वो सारा देख लेना है। सारे मोनोमर्स को एक जगह लिख लीजिए, उनके स्ट्रक्चर देख लेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। और बायोमोलिक्यूल आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको इन 4 चैप्टर से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे ही। तो ये आपके इजी भी हैं पढ़ने में और जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले ये 4 चैप्टर को निपटाइएगा, उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है। एरोमेटिक में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी जरूर देख लीजिएगा कि एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं, एरोमेटिसिटी कैसे देखते हैं। हक्कल रूल जरूर देख लेना है। एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और आपका एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है ये जरूर देख लेना है आपको। एंटी एरोमेटिसिटी जरूर देख लेनी है। बेंजीन में जब एसिड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में जब हम सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, तो किस तरह से इनकी जो है एसिडिक कैरेक्टर चेंज होता है। ऑर्थो इफेक्ट आता है आपका, ऑर्थो इफेक्ट जरूर देख लेना है। और यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, एक तो फिनॉल और एक एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन को आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना है। और एनिलीन के अंदर एक आता है डायजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन भी आपको डिटेल में पढ़ लेनी है। ये 2 एरोमेटिक में, ये 2 फिनॉल और एनिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी कोई भी रिएक्शन छोड़कर नहीं जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनॉल और आपका एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन और डायजोनियम सॉल्ट। और एरोमेटिसिटी और किस तरह से सब्स्टिट्यूट करने पर बेंजोइक एसिड की और फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर इफेक्ट होता है, एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर किस तरह से इफेक्ट होता है, इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, एक भी रिएक्शन
छोड़कर नहीं जानी है। तो ये आपका ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं कि आपका इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है आपको, वो देखते हैं। ऑर्गेनिक का ये इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। तो अब आपका इनऑर्गेनिक का देखते हैं कि इनऑर्गेनिक में आप क्या क्या पढ़ के जाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो आपको सबसे पहले ये 4 चैप्टर कवर करने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें आपका पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, जिसको मेटलर्जी भी बोला जाता है। तो इनऑर्गेनिक में आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल से, जिसमें इंपॉर्टेंट है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें ग्रुप पीरियड वगैरह देखने को आता है। तो आप उसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है, तो आप देख लेंगे उसकी ट्रिक, जिससे आप 20 सेकंड में सवाल कर सकते हैं। फिर वेरिएशन ऑफ एलिमेंट, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्चुअली वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपका जो है एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनका वेरिएशन किस तरह से होता है उसको आपको देख लेना है। और एक्सेप्शन केस जरूर पढ़ लेना है। जैसे आपका 13 ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में जो है सेकेंड ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, 15 ग्रुप और आपका 16 ग्रुप में 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की सबसे ज्यादा होती है, F से भी ज्यादा। तो उनके रीजन भी पढ़ लेने हैं, क्योंकि असरेशन रीजन बेस्ड और आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो पोजीशन निकालना और वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में खासकर एक्सेप्शन केस जरूर पढ़ लेने हैं, सारे एक्सेप्शन केस पढ़ लेने हैं। और IUPAC जो आपका अन बाई नियम करके होता है, जो आपका 100 से ऊपर वाले जो एटॉमिक नंबर है उनकी IUPAC लिखते हैं, वो IUPAC देख लेनी है। पीरियोडिक टेबल में ये 3 चीजें कर लेंगे तो आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। और ये 4 टॉपिक हैं जिनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा 100%। एक तो शेप, फिर हाइब्रिडाइजेशन, MOT में बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड पैरामीटर सारे काउंट हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करा सकता है, और डायपोल मूवमेंट। ये 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्ड के। इनमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। और इन सबकी मैंने ट्रिक बताई है एक ही वीडियो में, इन तीनों की ट्रिक बताई है, जिससे आप क्वेश्चन 20 सेकेंड्स में कर सकते हैं। 20 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म में आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका CFT और CFSC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी आनी चाहिए आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपको CFT की जरूरत पड़ेगी, तो इसको जरूर पढ़ेंगे। और वार्नर थ्योरी का क्वेश्चन कैसे आता है कि 1 मोल अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लिया, उससे 3 मोल AgCl बन रहा है, तो कंपाउंड बताइए। तो उस तरह का क्वेश्चन भी कर लेना है। और साथ ही साथ चिलेट इफेक्ट देख लीजिएगा, और CO2 CO8 का स्ट्रक्चर और Mn2 CO10 का स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा कि इनके स्ट्रक्चर में किस तरह के ब्रिज एटम होते हैं और किस तरह के ब्रिज एटम नहीं होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, CFT CFSC निकालना आपको, डेल्टा नॉट डेल्टा T दोनों, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल केस दोनों, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, और आपका वार्नर थ्योरी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ओर्स पढ़ लीजिएगा। जो ओर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे जिंक के, कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का, इनके ओर्स पढ़ लीजिएगा, ओर्स। और इनहिलोग्राम डायग्राम पढ़ लीजिएगा। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी से, ओर्स और इनहिलोग्राम डायग्राम। तो इनऑर्गेनिक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट कीजिए, फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िए, फिर आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़िए। इन 4 चैप्टर से आपको एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 3 क्वेश्चन मिलेंगे एटलीस्ट, और इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेंगे, ये बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। और 4 चैप्टर से हो सकता है कि 4 या 5 क्वेश्चन भी मिल जाए, एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चन 101% मिलेंगे। तो आप, और इन्हीं टॉपिक से, और इनकी मैंने ट्रिक बताई हुई है, तो एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। 20 सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, इनके आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और इनऑर्गेनिक में क्या आता है देखते हैं फिर आगे, पहले आप ये देख लीजिए। और आपका आता है हाइड्रोजन S ब्लॉक, P ब्लॉक। P ब्लॉक में अभी मैंने 2 ग्रुप का बताया, आगे 15 16 17 18 का भी बताऊंगा। पहले आप इतना देख लीजिए कि क्या क्या आ सकता है। हाइड्रोजन में प्रॉपर्टीज आपको H2 की पढ़ लेनी है, हाइड्रोजन गैस की जो प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ लेनी है, H2O2 की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, खासकर जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट वाली रिएक्शन है वो जरूर देख लेनी है। और आपको स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 देख लेना है, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 जरूर पढ़ लेना। उसमें एंगल जरूर याद रखिएगा, एंगल और बॉन्ड लेंथ पूछ दिया गया था पिछली बार, एंगल और बॉन्ड लेंथ पूछ दिया गया था। तो ये आपका हाइड्रोजन में इंपॉर्टेंट है।
हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, H2O2 की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। एस ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है आपकी एनामलस बिहेवियर। लिथियम और बेरिलियम का एनामलस बिहेवियर जरूर पढ़ लेना है। एनामलस बिहेवियर लिथियम और बेरिलियम का जरूर पढ़ लेना है। फिर आपका डायगोनल रिलेशनशिप के पॉइंट्स पढ़ लेने हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या डायगोनल रिलेशनशिप, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ लेनी है और रटने की कोशिश नहीं करनी है। इनके पॉइंट्स बस आपको डेली 15 से 30 मिनट लगेंगे, आपको पॉइंट्स बस देख लेने हैं कि ये पॉइंट होता है और इस तरह से होता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम बेरिलियम, डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम मैग्नीशियम का, बेरिलियम एल्यूमिनियम का, फिर आपका सीमेंट जिप्सम सॉल्वे प्रोसेस, और एक चीज और सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स की देख लेनी है। किसकी देख लेनी है? कार्बोनेट्स की। इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी देख लेनी है, ऑर्डर देख लेना है उसका, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और हाइड्रेशन एंथैल्पी, फ्लेम कलर क्या देते हैं, कौन सी कलर, कौन फ्लेम को कलर नहीं देता, जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते हैं फ्लेम को, कौन देता है, किस कलर का देता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, और सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोनेट का और हाइड्रोक्साइड का। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों के लिए, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों के लिए ही देखना है आपको, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों के लिए। पी ब्लॉक में 13-14 ग्रुप में एनामलस बिहेव देखना है, बोरॉन का एनामलस बिहेव देखना है। एलोट्रॉपी देखनी है आपको। एलोट्रॉपी में डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में आपका डिफरेंस, डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस होता है, और C60 के स्ट्रक्चर में पेंटागन और हेक्सागन कितने होते हैं, पेंटागन और हेक्सागन कितने होते हैं C60 के, उसमें वो भी देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ B2S6 देखना है। B2S6 के स्ट्रक्चर में एंगल वगैरह आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ ध्यान रखनी है। 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग बनाना बॉन्डिंग आती है, सारे एंगल्स आपको देख लेने हैं। रिएक्शन आपको B2S6 की देख लेनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है B2S6 की। और सिलिकेट्स के एग्जाम्पल पढ़ लेने। सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहे तो बेटर है, नहीं तो आप एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है? एनामलस बिहेवियर बोरॉन का, एलोट्रॉपी कौन शो करता है, कौन शो नहीं करता है, कैटेनेशन कौन शो करता है, कौन नहीं शो करता है, वो देख लेना है। डायमंड ग्रेफाइट में डिफरेंस, C60 में पेंटागन हेक्सागन कितने होते हैं वो देखना है। और स्ट्रक्चर और रिएक्शन B2S6 की देखनी है। B2S6 का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिलिकेट्स के एग्जाम्पल देखने हैं, सिलिकेट्स के एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इतना पी ब्लॉक 13-14 में देखेंगे, बाकी आगे मैं बताता हूं, देख लीजिए। ब्लॉक का देख लेते हैं कि क्या आपको देखना है। 13-14 का मैंने बता दिया है। 15, 16, 17, 18 में आपको एनामलस बिहेवियर देखना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन का होगा, 16 में ऑक्सीजन का होगा, 17 में फ्लोरीन का होगा। फिर आपका ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर देख लेने आपको नाम के साथ। ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर मतलब H3PO2, H3PO4, H2SO4, H2S2O8, इनके स्ट्रक्चर बनाना और इनका नाम और इनकी बेसिसिटी। जब स्ट्रक्चर बना लोगे तो बेसिसिटी भी निकालना सीख जाओगे, तो बेसिसिटी भी आपको देख लेनी है। किसके साथ? स्ट्रक्चर के साथ और नाम के साथ। ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर फास्फोरस के किसके किसके होते हैं? फास्फोरस के, सल्फर के और क्लोरीन के, इन तीनों के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर, नाम और बेसिसिटी। और फिर हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी वेरिएशन की, जैसे फर्स्ट 15 ग्रुप में बेसिक करेक्टर कैसे वेरी करता है, थर्मल स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है, रिड्यूसिंग करेक्टर कैसे वेरी करता है हाइड्राइड्स का, NH3, PS3, SH3। ऐसे ही 16 ग्रुप में H2O, H2PO, H2TE, H2S, इनका कैसे वेरी करता है। और HF, HCl, HBr, HI में एसिडिक करेक्टर, जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपका एसिडिक करेक्टर या बेसिक करेक्टर होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर होगा, थर्मल स्टेबिलिटी होगी और आपका बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड एंगल, ये 4 हो गया। और एक आपका एक और चीज होती है बॉन्ड एंगल के अलावा, आपका रिड्यूसिंग पावर मैंने बता दिया, थर्मल स्टेबिलिटी बता दी, हाँ बॉन्ड एंगल और आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और देखना है, 5 प्रॉपर्टी होती है एसिडिक या बेसिक करेक्टर हाइड्राइड्स का, और आपको बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग करेक्टर, इनके हाइड्राइड्स का वेरिएशन देख लेना। और ऑक्साइड में वेरिएशन देखना है एसिडिक करेक्टर का, एसिडिक करेक्टर का क्या वेरिएशन रहता है और किस तरह से ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। और हेलोजेंस में स्पेशली आपको हेलोजेंस इसमें से पढ़ने, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस देख लेनी है कि ऑर्डर क्या होता है। फ्लोरीन जो है वो
केवल निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है वो देख लेना है, इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में पढ़ लेना है, और स्ट्रक्चर आपको P4, P2O5, P4O10 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर और देखने हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर। और डी ब्लॉक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों के कॉन्ट्रैक्शन और दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और एक्सेप्शन जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक में जो एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेना है, क्योंकि एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। और प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 कलर के साथ याद रखते हुए आपको देख लेनी है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की रिएक्शंस सारी देख लेनी है आपको इसमें। और पी ब्लॉक की कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उनका एक अलग वीडियो डाल दूंगा आपका, जिसमें केवल पी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, तो वो पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो देख लीजिए आपको कितना पढ़ना है। एनामलस बिहेवियर जो कि ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर बनाना इजी होगा। हाइड्राइड की वेरिएशन प्रॉपर्टी देख लेंगे आप, और आपका ऑक्साइड की प्रॉपर्टी वेरिएशन देख लेंगे, रिएक्टिविटी हैलोजेंस की, इंटर हैलोजन कंपाउंड की, और ये स्ट्रक्चर ऑक्साइड के, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। और डीएफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन देख लीजिए। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट था। ऑर्गेनिक के बाद मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले जो हैं वो ऑन द टिप कर लीजिए। आप सारे फॉर्मूलाज आपको ऑन द टिप कर लेने हैं, और यूनिट कन्वर्जन का खास ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन कहाँ पर होता है उसका खास ध्यान रखना है। और ग्राफ आपको पढ़ लेने हैं, गैसियस स्टेट के, केमिकल काइनेटिक्स के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ग्राफ और पढ़ लेने आपको, और टाइट्रेशन के ग्राफ। ये 4 चैप्टर के ग्राफ जरूर पढ़ लेने, केमिकल काइनेटिक्स, गैसियस स्टेट, टाइट्रेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और साई स्क्वायर वर्सेस आर, साइन वर्सेस आर, इनका स्ट्रक्चर का ग्राफ जरूर देख लेना है। ये 4 टॉपिक हैं, इनके आपको ग्राफ जरूर देख लेना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिनके आप अगर पूरे के नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं फॉर्मूलाज, तो आप थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मो का मतलब थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम का मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन 5 चैप्टर के फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाइएगा। इनसे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे और फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं। तो फॉर्मूले सबसे पहले याद कीजिए, सारे के सारे ऑन द टिप करने की कोशिश कीजिए, खुद से लिखिए, कॉपी पे लिखिए, और शॉर्ट नोट्स में मैंने दिए हुए हैं फॉर्मूले, तो सारे फॉर्मूले जरूर देख लीजिए, और ग्राफ आप गैसेस स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और टाइट्रेशन का देख लीजिए। तो अभी मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, और फिजिकल में आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो अभी से आप पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए, और अब आपके पास 1 महीना है, तो इसको एज अ तपस्या 10 घंटे दिन में 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और PYQs, ज्यादा से ज्यादा PYQs लगाइए। पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आपका बिल्कुल अच्छा पेपर होगा केमिस्ट्री का, और तीनों ही सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना है, फिजिक्स पे भी, केमिस्ट्री पे भी, मैथ्स पे भी, तीनों पे ही इक्वली ध्यान देंगे तो आप अच्छा करेंगे। और ये टाइम डिप्रेस होकर बैठने का नहीं है, अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए और पूरी की पूरी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा के तैयारी शुरू कर दीजिए। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम केमिस्ट्री आपा पर पिंग कर सकते हैं। और आज के लिए फिर इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और रेगुलर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस ट्रिक के भी आते रहेंगे, और इनमें कई सारी चीज़ों की मैंने ट्रिक भी बताई हैं, तो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और पढ़ाई की स्पीड को और बढ़ा दीजिए।